possibly one of the biggest scams and largest thefts of Indian property, of ecological property that has ever taken place. दोस्तों ये वीडियो आपने देखा होगा, ये 29 अप्रैल 2026 का है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार जाकर ये वीडियो बनाया और इसमें उन्होंने 5 क्लेम्स किए। क्लेम 1, 160 square kilometer forest is going to be chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Claim 2, every single person who lives on this island is against this project. Claim 3, communities ignored, homes snatched, no compensation. Claim 4, the government did a whole exercise to stop me from getting here. Claim 5, one of the biggest scams and largest thefts of Indian property in our lifetime. एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन राहुल गांधी के 5 क्लेम्स, ये सीरियस क्लेम्स हैं। तो आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन 5 क्लेम्स को चेक करेंगे, ये समझने के लिए कि ये क्लेम्स कितने ऑथेंटिक है। हम इसे चेक करेंगे पब्लिक रिकॉर्ड के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ, डेट के साथ और ऑफ कोर्स फैक्ट्स के साथ। लेकिन उसके बाद हम एक सवाल भी पूछेंगे। फ्रेंड्स, ये 5 क्लेम्स कहीं से अचानक नहीं आए। इन क्लेम्स का एक सोर्स है, सोर्स का एक डेट है और वो डेट क्या है? डेट है 7 अगस्त 2008। सोर्स है बीजिंग, क्योंकि जो 7 अगस्त 2008 के दिन हुआ वो आज भी चल रहा है, बार बार लगातार 18 साल से, और इसे हमसे और आपसे छुपाया गया है। जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये सिर्फ राहुल गांधी के एक वीडियो पर चार्जशीट नहीं है, ये एक पैटर्न पर डॉक्यूमेंट्री है और पैटर्न डॉक्यूमेंटेड है, पैटर्न पब्लिक रिकॉर्ड पर है। आज हम वही पैटर्न आपके सामने रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 5 झूठ को एक्सपोज करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके पहले एविडेंस, डॉक्यूमेंट, पब्लिक रिकॉर्ड हम सब आपके सामने रखेंगे। और इस काम के लिए हमारे साथ है यश रावत, जो ये 5 क्लेम्स को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पहला झूठ, राहुल गांधी कैमरे पर क्लेम करते हैं ये प्रोजेक्ट मिस्टर अडानी के लिए है। दोस्तों, ये स्टेटमेंट राहुल गांधी के तमाम और स्टेटमेंट्स की तरह ना सिर्फ गलत है बल्कि ये स्ट्रक्चरली गलत है। क्यों? अप्रैल 2026 तक, यानी आज के दिन तक, ग्रेट निकोबार पोर्ट का ऑपरेटर सेलेक्ट ही नहीं हुआ है, टेंडर अवार्ड नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के शिपिंग मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंटेशन से लेकर विकिपीडिया तक सब कंफर्म करते हैं प्रोजेक्ट प्री कंस्ट्रक्शन फेज में है। तो राहुल गांधी एक ऐसी चीज के बारे में थेफ्ट और स्कैम बोल रहे हैं जो अभी तक किसी कॉर्पोरेट को अवार्ड ही नहीं हुआ है। और हाँ, अडानी अकेले बिडर नहीं है, 11 कंपनीज ने EOI यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है। मार्च 2023 में अडानी पोर्ट्स, JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्सन एंड टूब्रो, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, एक गवर्नमेंट PSU, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फिर एक PSU, SR पोर्ट्स, मेगा इंजीनियरिंग, नवयुग, विश्व समुद्र होल्डिंग्स, PDP इंटरनेशनल और रॉयल बॉस्कलिस वेस्टमिनिस्टर, एक डच ड्रेजिंग कंपनी। 11 बिडर्स इंक्लूडिंग 3 गवर्नमेंट PSUs और एक फॉरेन कंपनी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अडानी का पहला इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वाइजिंजम कहाँ बना था? केरला में। किस सरकार में? CPIM की पिनराई विजयन गवर्नमेंट में। कम्युनिस्ट सरकार ने अडानी को पोर्ट कंसेशन दिया और अब कांग्रेस, जो केरला में CPIM के साथ अलायंस पार्टनर रही है अक्सर, वो कांग्रेस अडानी को बीजेपी की क्रोनी बता रही है। राहुल गांधी का पहला झूठ उसका अपना अलायंस पार्टनर एक्सपोज कर देता है। दूसरा झूठ, इस आइलैंड पर हर एक व्यक्ति इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। दोस्तों, फरवरी 2026 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, भारत के एपिक्स एनवायरमेंटल कोर्ट, उसने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल क्लियरेंस अपहोल्ड किया था। एडिक्वेट सेफगार्ड्स इन प्लेस हैं, ये एनजीटी का अपना ऑब्जर्वेशन है। ये वही ट्रिब्यूनल है जिसने नियमगिरी प्रोजेक्ट रोक दिया था। यहाँ उन्होंने क्लियरेंस मंजूर की, वो भी अंडर कंडीशंस। ट्राइबल काउंसिल्स, निकोबारी ट्राइबल काउंसिल समेत इन्होंने प्रोजेक्ट पर फॉर्मल पोजीशंस ली हैं। सेटलर कम्युनिटी, जो ज़्यादातर एक्स डिफेंस
पर्सनल है जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार ने 1969 में ही जिन्हें यहाँ बसाया था, उनकी पोजीशन अलग है, सब अगेंस्ट नहीं है। और शोम्पेन ट्राइब का सवाल, शोम्पेन की संख्या 200 के आसपास है। प्रोजेक्ट प्लान के हिसाब से आइलैंड के 82% प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इकोसेंसिटिव जोन और बायोस्फीयर रिजर्व में रहेगा। शोम्पेन हैबिटेशन एरिया प्रोजेक्ट जोन से दूर है, नो कॉन्टैक्ट पॉलिसी नोटिफाई हुई है। ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो एवरी सिंगल पर्सन वाला स्टेटमेंट ये फैक्ट नहीं है, ये एक नैरेटिव है। तीसरा झूठ, कम्युनिटीज इग्नोर्ड हुई हैं, होम स्नैच्ड हुए हैं, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया। दोस्तों एक बात ध्यान से सुने, ग्रेट निकोबार में सेटलर्स कौन है? 1969 में इंदिरा गांधी सरकार, कांग्रेस सरकार, उन्होंने एक पायलट रीसेटलमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया था नेशनल सिक्योरिटी के लिए। एक्स सर्विसमैन, डिफेंस फोर्सेस के रिटायर्ड सैनिक यहां बसाए गए थे। रीजन, अंडमान और निकोबार भारत के सदर्न मोस्ट स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं। इंडोनेशिया से 90 किलोमीटर्स, मलाका स्ट्रेट के पास। नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ इंडियन पॉपुलेशन ज़रूरी थी। सेम कांग्रेस जो 1969 में नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ लोग बसा रही थी, आज 2026 में सेम कांग्रेस, सेम गांधी फैमिली इन लोगों को विक्टिम्स बता रही है। इंदिरा गांधी जी का विजन था, राहुल गांधी जी उस विजन को आज स्कैम कह रहे हैं। सेम फैमिली, सेम आइलैंड, ऑपोजिट पोजीशन, बीच में क्या हुआ आगे हम देखेंगे। और कॉम्पेंसेशन की बात, 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कांग्रेस सरकार ने ही पास किया था, वो फ्रेमवर्क अप्लाई होता है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ है, आरएनआर पॉलिसी नोटिफाइड है। आप इससे सहमत हो सकते हैं या असहमत, डिबेट कर सकते हैं कि काफी है या नहीं, लेकिन ये कह देना कि नो कॉम्पेंसेशन ये फैक्ट नहीं, ये मैनिपुलेशन है। चौथा झूठ, गवर्नमेंट ने मुझे यहां आने से रोकने की पूरी कोशिश की। दोस्तों फैक्ट्स ये है, अप्रैल 27, 2026 को निकोबार टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैड बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अप्रैल 28 टू May 1 या फर्दर ऑर्डर्स तक। रीजन, नोटिस टू एयरमैन नोटम, नेवल एक्सरसाइजेस चल रही थी उस एरिया में, ये रूटीन नोटिफिकेशन है, पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज है। राहुल गांधी अप्रैल 28 को कैम्बल बे पहुंचे, अप्रैल 29 को वीडियो रिकॉर्ड किया, अप्रैल 30 को दिल्ली लौटे। तो अगर गवर्नमेंट ने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी तो वो वहां पहुंचे कैसे? बिना आर्मी परमिट के कैसे पहुंचे? बिना सिविलियन फ्लाइट कैंसिलेशन के कैसे? ये पर्सिक्यूशन की स्टोरी बेचनी आसान होती है, लेकिन रिकॉर्ड जो लेकर उसका पोस्टमार्टम होता है तो जरा भी नहीं टिकती। पांचवा झूठ और सबसे बड़ा, one of the biggest scams and largest thefts of Indian property in our lifetime। दोस्तों बिगेस्ट स्कैम, ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीमान राहुल गांधी जी। तो चलिए देखते हैं उनके खुद के पार्टी के रिकॉर्ड में एक्चुअल स्कैम्स क्या क्या थे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2008-2010, CAG का असेसमेंट ₹1,76,000 करोड़ प्रिजम्पटिव लॉसेस। कोलगेट कोल ब्लॉक एलोकेशन स्कैम 2004-2009, CAG का असेसमेंट ₹1,86,000 करोड़। कॉमनवेल्थ गेम्स 2010, हजारों करोड़ों का एक्सपेंडिचर स्कैंडल। ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम 2013, डिफेंस प्रोक्योरमेंट ₹3,600 करोड़ डील में ब्राइबरी। आदर्श सोसाइटी स्कैम 2010, मुंबई में वेटरन्स हाउसिंग। एंड्रिक्स डेवाज मल्टीमीडिया 2005-2011, स्पेक्ट्रम एलोकेशन कंट्रोवर्सी। टोटल डॉक्यूमेंटेड यूपीए एरा स्कैम्स पब्लिक रिकॉर्ड पर 5 लाख करोड़ से ज्यादा। इसके बराबर कोई स्कैम और कभी नहीं हुआ इंडिया में। ग्रेट निकोबार एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट, नीति आयोग ने डिजाइन किया है, ANIIDCO एग्जीक्यूट कर रही है, एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन। टेंडर अभी अवार्ड नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन अभी शुरू नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट को बिगेस्ट स्कैम इन अवर लाइफ टाइम कहना, ये राहुल गांधी की अंडरस्टैंडिंग का सवाल नहीं है, ये डिसइंफॉर्मेशन है। 5 क्लेम्स, 5 झूठ। 5 झूठ डिमोलिश हो गए, लेकिन एक सवाल रह गया दोस्तों, ये 5 झूठ अकेले कहां से आए? इनका सोर्स क्या है? इनका कोऑर्डिनेशन कहां होता है? इसका जवाब एक 18 साल पुराने डॉक्यूमेंट में है। एक MOU के ऐसे क्लॉजेस में है जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई। और वो डॉक्यूमेंट क्या है? वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेटेड 7 अगस्त 2008, और साइन करने वाले राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब ये मॉड्यूल आपके सामने लेकर आ रही हैं हिमांशी बिष्ट। 7 अगस्त 2008
बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, बीजिंग ओलंपिक्स ओपनिंग के एक दिन पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। इंडिया के पार्लियामेंट को नहीं बताया गया। इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डेलिब्रेट नहीं किया। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नेगोशिएटिंग पार्टी नहीं था। ये एक स्टेट टू स्टेट ट्रीटी नहीं था। ये एक पार्टी टू पार्टी पैक्ट था भारत की रूलिंग पार्टी और चाइना की रूलिंग पार्टी के बीच। और साइन करने वाले कौन थे? इंडियन साइट के लिए साइन किया राहुल गांधी, चाइनीज साइट के लिए साइन किया वांग जियारुई, इंटरनेशनल लियाजन डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हेड, यानी सीपीसी का फॉरेन इन्फ्लुएंस विंग। कल्चरल एक्सचेंज यूनिट नहीं, डिप्लोमेटिक बॉडी नहीं, वो है सीपीसी की फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का अपैरेटस। विटनेस कौन था? सोनिया गांधी, तब कांग्रेस प्रेसिडेंट और यूपीए चेयरपर्सन, और शी जिनपिंग, तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, आज प्रेसिडेंट। एमओयू में क्या लिखा था? आप और मैं आज तक नहीं जानते। दरअसल आप और मैं ही क्यों, कोई आम भारतीय नहीं जानता। डॉक्यूमेंट पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया, लेकिन सोनिया गांधी ने 29 जून 2011 को शिन्हुआ न्यूज एजेंसी को एक रिटन इंटरव्यू दिया था शिन्हुआ के 90th एनिवर्सरी के लिए। उसमें उन्होंने कंफर्म किया एमओयू फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करता है दो पार्टीज को इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर एक दूसरे से कंसल्ट करने का। बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर कंसल्टेशन फ्रेमवर्क इंडिया के पार्लियामेंट को नहीं पता, इंडिया के एमईए को नहीं पता, और ये बात चाइना की शिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी के थ्रू सोनिया गांधी कंफर्म करती है। शायद जैसे एनएसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर थी, वैसे ही ये एमओयू भी उस सरकार से ऊपर था। जेपी नड्डा ने जून 2020 में एमओयू रिलीज करने की डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। कोर्ट मॉनिटर्ड रिलीज के लिए 18 साल बाद आज 2026 में टेक्स्ट पब्लिक नहीं है। इंडियन पब्लिक को अपने ही नाम पे साइन किया गया डॉक्यूमेंट पढ़ने की इजाजत नहीं है, और ये एमओयू रिसाइंड नहीं हुआ है। उसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क आज भी है, लेकिन ये कहानी 2008 से शुरू नहीं होती दोस्तों, ये 2005 से शुरू होती है। मनी बिफोर द मेमोरेंडम। राजीव गांधी फाउंडेशन 1991 में बना। सोनिया गांधी इंसेप्शन से चेयरपर्सन, ट्रस्टीज में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, प्रियंका वाड्रा। 2005 से 2008 के बीच जब कांग्रेस सरकार में थी, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ चाइना से डोनेशंस मिले 3 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में। फाउंडेशन के खुद के पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज्ड है। 2005 से 2006 में चाइनीज एम्बेसी से 10 लाख रुपए, 2006 से 2007 में गवर्नमेंट ऑफ चाइना से 90 लाख रुपए, 2007 से 2008 में फिर डोनेशन, टोटल 1.35 करोड़ रुपए। और उसी विंडो में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीज फाउंडेशन का थिंक टैंक रिसर्च प्रोड्यूस कर रहा था, जो आर्ग्यू करता था कि इंडिया चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। डोनर रिसर्च फंड कर रहा था, जो डोनर के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन को रिकमेंडेड करता था, और इंडियन स्टेट थ्रू इंडियन गवर्नमेंट वही नेगोशिएट करने वाला बॉडी था। 23 अक्टूबर 2022 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों का FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ। सेक्शन 14 ऑफ FCRA 2010 के अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 12 सब सेक्शन 4A वाया के वॉयलेशंस के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने कंफर्म किया RGF ने चाइनीज एम्बेसी से 1.35 करोड़ रुपए रिसीव किए थे 2005 से 2006 और 2006 से 2007 फाइनेंशियल ईयर्स में। इंडियन स्टेट ने फॉर्मली क्लासिफाई किया ये डोनेशंस इंडियन फॉरेन कंट्रीब्यूशन लॉ के खिलाफ थे। दोस्तों, ये 2008 MOU की मिट्टी है। दरअसल 2008 का MOU रिश्ता शुरू नहीं करता, ये MOU रिश्ते को फॉर्मलाइज करता है। तो हमारे पास 3 डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। पहला, 2005 से 2008 चाइनीज स्टेट ने गांधी फैमिली की फाउंडेशन को फंड किया। दूसरा, उसी विंडो में वो फाउंडेशन FTA
फेवरेबल स्टडीज प्रोड्यूस कर रही थी। तीसरा, 7 अगस्त 2008 को राहुल गांधी ने बीजिंग में सीपीसी के साथ कंसल्टेशन एमओयू साइन किया और वो एमओयू आज भी ऑपरेशनल है। एमओयू साइन हुआ, फंडिंग फ्लो की डॉक्यूमेंट ट्रेल है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक पेपर एक्सरसाइज था या इसके ऑपरेशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। ट्रेड, नेवी, टेलीकॉम, पावर, 4 डोमेन्स में नंबर्स हमें बता देंगे ये सिर्फ पेपर नहीं था। ये मॉड्यूल आपके सामने लेकर आ रहे हैं चमन मिश्रा। दोस्तों, एमओयू साइन हुआ अगस्त 2008 में। इसके बाद यूपीए का सेकंड टर्म शुरू हुआ जो मई 2009 से मई 2014 तक चला, 5 साल। इस 5 साल में क्या हुआ हम 4 डोमेन्स में देखते हैं, ट्रेड, नेवी, टेलीकॉम, पावर। नंबर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। पहला डोमेन ट्रेड। वाजपेयी के टाइम में 2003-04 में इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट कितना था? लगभग 1.1 बिलियन यूएस डॉलर मैनेजेबल। यूपीए के 2 टर्म्स के बाद 2013-14 में डेफिसिट कितना था? 36.2 बिलियन यूएस डॉलर। 33 गुना ट्रेड डेफिसिट ग्रो हुआ 10 साल में। DGCIS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स का ऑफिशियल डेटा जून 2020 में रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में डिस्क्लोज किया था। कंपोजिशन, इंडिया चाइना को बेचता था आयरन ओर, कॉटन कॉपर, लाइट नेफ्थ, श्रिम्प्स यानी रॉ मटेरियल्स। चाइना इंडिया को बेचता था इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, APIs, प्लास्टिक यानी फिनिश्ड गुड्स। बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मॉडल। दोस्तों, ये फ्री ट्रेड बैलेंस नहीं, ये कॉलोनियल ट्रेड पैटर्न है। डेवलपिंग इकोनॉमी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल सेंटर को, इंडस्ट्रियल सेंटर फिनिश्ड गुड्स बेचता है वापस। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ब्रिटिश ऐसा करते थे, पोस्ट 2008 में चाइना हमसे यही कर रहा था। और इसी विंडो में हमारे नेबर क्या कर रहे थे? वियतनाम। 2003-04 में मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ GDP 20.3%, 2013-14 में 20% से आगे, 2023-24 में 24.4%। वियतनाम में सैमसंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है कोरिया के बाहर। वियतनाम आज ग्लोबल मोबाइल फोन हब है। बांग्लादेश, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट 2003-04 में 6.4 बिलियन डॉलर, 2013-14 में 24.5 बिलियन डॉलर। 4 गुना ग्रो हुआ यूपीए डिकेड्स में और 2023-24 तक 36.13 बिलियन डॉलर। USDA कंफर्म्ड फिगर। टोटल ग्रो 2003 से 2024 तक लगभग 6 गुना। इंडिया टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट 2003-04 में लगभग 14 बिलियन डॉलर, 2013-14 में 26 बिलियन डॉलर्स, 2023-24 में 36 बिलियन डॉलर्स। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ GDP 2003-04 में 16.1%, 2013-14 में 15.3%। दोस्तों, पॉइंट ये नहीं है कि मोदी सरकार करिश्मा कर पाई या नहीं कर पाई, पॉइंट ये है कि यूपीए डिकेड का डैमेज 11 साल बाद भी रिवर्स नहीं हो सका। बांग्लादेश आज भी हमसे आगे है अपैरल एक्सपोर्ट में। वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे है। वियतनाम ने सीपीसी के साथ एमओयू नहीं साइन किया था। बांग्लादेश ने सीपीसी के साथ एमओयू साइन नहीं किया था, इंडिया ने किया था। ये सिंगल अवेलेबल एक्सप्लेनेशन है जो डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन करता है। दूसरा डोमेन इंडियन नेवी, और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि नेवल डैमेज डिकेड्स में रिवर्स होता है। वाजपेयी सरकार ने जाते समय यूपीए को क्या दिया? जनवरी 2003 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोजेक्ट 71 को सैंक्शन मिला। अक्टूबर 2005 में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन सबमरीन प्रोग्राम 18,798 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट। जनवरी 2004 में विक्रमादित्य कैरियर का रसिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट। अरिहंत न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम ऑन ट्रैक, सब फंडेड, सब स्वीकृत, सब तय समय पर। यूपीए ने मोदी को क्या दिया? विक्रांत, इम्प्टी हल, कमीशन नहीं हुआ था। विक्रमादित्य 5 साल लेट, डबल कॉस्ट। रशियन शिपयार्ड ने बार बार कॉस्ट बढ़ाई, यूपीए ने बार बार कंसीड किया। स्कॉर्पियन 5 साल लेट। दूसरा फेज प्रोजेक्ट 75 कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ पूरे डिकेड में। और फरवरी 26, 2014 INS सिंधुरत्ना सबमरीन में फायर, 2 सेलर मरे। सिंधु रक्षक अगस्त 2013 में मुंबई हार्बर में एक्सप्लोड हुआ, 18 सेलर्स मरे थे। इसके अलावा 6 और मेजर एक्सीडेंट 2013-14 में। 26 फरवरी 2014 एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रिजाइन करते हैं। इंडियन नेवी हिस्ट्री में
पहले चीफ जिन्होंने रिजाइन किया। एडमिरल जोशी ने बाद में ऑन कैमरा कहा था डिफेंस मिनिस्ट्री में डिसफंक्शनल एंड इनएफिशिएंट बिजनेस मॉडल था। जोशी ने रिजाइन किया 26 फरवरी 2014 को। दिसंबर 2013 से फरवरी 2014 के बीच चाइना का पहला टाइप 093 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन इंडियन ओशियन में डिप्लॉय हुआ। सिंगापुर, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रशिया को चाइना ने इन्फॉर्म किया था। इंडिया को डिप्लॉयमेंट के बारे में बाद में पता लगा। सितंबर 2014 मोदी सरकार को 1 महीना हुआ था। चाइनीज डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ग्रेट वॉल 0329 कोलंबो में डॉक किया। चाइना द्वारा निर्मित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में तमिलनाडु से 16 नॉटिकल माइल्स। एनएसए अजीत डोभाल ने श्रीलंकन डिफेंस सेक्रेटरी गोटाबाया राजपक्षे को बोला ये एक्सेप्टेबल नहीं है। श्रीलंका ने डॉकिंग अलाउ किया। दोस्तों, फॉरेन न्यूक्लियर सबमरीन डॉकिंग 16 नॉटिकल माइल्स दूर है तमिलनाडु से। ये 1962 की क्यूबा क्राइसिस के बराबर है नेवल टर्म्स में। ये एक दिन में नहीं हुआ, ये एक डिकेड में हुआ, और वो डिकेड था पोस्ट एमओयू यूपीए 2 डिकेड। और इसी यूपीए 2 के डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंटनी ने 2010 में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक फंक्शन पर यह कहा था। पहले ये सोच थी कि दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच की कठिनाई दुश्मनों के लिए एक बाधा निवारक होगी। अर्लियर द थिंकिंग वाज दैट inaccessibility in far-flung areas would be deterrent to the enemies। ये वही फिलॉसफी थी जिसने 2014 तक चाइना को अपनी LAC तक एक्सेस देने में मदद की। एंटनी ने उस बात को इनकरेक्ट अप्रोच भी कहा, लेकिन तब तक चाइना सड़क बना चुका था। तीसरा डोमेन टेलीकॉम। अप्रैल 2010 इंडियन गवर्नमेंट हुआवेई और ZTE को बैन करता है। रीजन, इंटेलिजेंस ब्यूरो वार्निंग। चाइनीज टेलीकॉम हार्डवेयर में मालवेयर और सर्विलांस कैपेबिलिटीज हो सकती हैं। मई 2010 में BSNL ने हुआवेई ZTE को 5.5 मिलियन लाइन GSM एक्सपेंशन टेंडर से एक्सक्लूड किया। 5 महीने बाद जून 2, 2010 इंडिया ने चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट इंपोर्ट को अलाउ कर दिया सिक्योरिटी चेक्स के साथ। अगस्त 9, 2010 ZTE ने इंडियन सिक्योरिटी कंडीशंस एक्सेप्ट कर ली। अगस्त 2010 जूनियर टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर सचिन पायलट ने पार्लियामेंट को बताया BSNL चाइनीज वेंडर्स के साथ प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट कर सकता है। IB वार्निंग से पॉलिसी रिवर्सल 5 महीने। 2017 तक संडे गार्जियन और सिक्योरिटी एजेंसी ने रिपोर्ट किया इंडियन टेलीकॉम बैकबोन का 60% चाइनीज हार्डवेयर था। वही टेलीकॉम बैकबोन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, सिविलियन कन्वर्सेशन कैरी करता है। इंडियन डोमेस्टिक इक्विपमेंट मेकर्स ITI लिमिटेड, HFCL, तेजस नेटवर्क पूरे दशक उनके मार्केट शेयर चाइनीज स्टेट बैक्ड डंपिंग के सामने खो दिया। 4G रोल आउट चाइनीज हार्डवेयर पर, 5G रोल आउट नॉन चाइनीज हार्डवेयर पर। मोदी सरकार के अंडर तेजस नेटवर्क ने मीनिंगफुल मार्केट शेयर लिया। रिवर्सल पॉसिबल था। 5 महीने में रिवर्स करने वाली यूपी सरकार 10 साल में सिर्फ चाइनीज इंटीग्रेशन डीपन करती रही। और चौथा डोमेन भी ये साफ दिखाता है, पावर सेक्टर, भारत का बैकबोन। अप्रैल 2008 बिजनेस टुडे मैगजीन BHEL का तब मार्केट शेयर 65% था। इंडियन पावर इक्विपमेंट मार्केट में तब के CMD के रवि कुमार ने मैगजीन को इंटरव्यू दिया। ऑन रिकॉर्ड डायरेक्ट एडमिशन, मोस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स आर सिलेक्टिंग इंपोर्टिंग मेनली चाइनीज इक्विपमेंट। BHEL का अपना चेयरमैन कह रहा है हमसे ज़्यादा चाइनीज इक्विपमेंट खरीद लिए जा रहे हैं। रीज़न, चाइनीज इक्विपमेंट 30% सस्ते, 30 महीने में डिलीवरी। BHEL की डिलीवरी 60 महीने में। इस बात का रिजल्ट क्या हुआ दोस्तों? शासन, UMPP, रिलायंस पावर, बॉयलर्स, टरबाइन, जनरेटर्स इंटायरली संघाई इलेक्ट्रिक चाइनीज स्टेट ओन्ड कंपनी। मुंद्रा अडानी UMPP, बॉयलर्स, बेबकॉक, विलीकॉक्स, बीजिंग बेजोंग जॉइंट वेंचर, जनरेटर्स, बीजिंग बेंजोंग। कृष्णापट्टनम UMPP चाइनीज सप्लायर्स, तिलैया UMPP चाइनीज सप्लायर्स। 660 मेगावाट यूनिट जो BHEL नहीं बना पाया, हार्बिन बॉयलर और डोंगफेंग मशीनरी ने सप्लाई किए चाइनीज। और एक ही एक्सेप्शन, मुंद्रा टाटा UMPP, डूजन और टोशिबा, कोरिया और जापानीज, अकेली नॉन चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट। रिजल्ट, 11th और 12th प्लान पीरियड में भारत ने जितनी नई थर्मल कैपेसिटी ऐड की उसका लगभग 40% चाइनीज इक्विप्ड था। BHEL का मार्केट शेयर कोलैप्स हुआ। इंडियन इंडिजीनियस कैपेबिलिटी 5 सालों में टूट गई। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान रखने की है,
पावर सेक्टर डैमेज टेलीकॉम डैमेज से ज़्यादा डीप है। टेलीकॉम में टेक्नोलॉजी रिफ्रेश साइकिल होता है। 4G, 5G आप पुराने हार्डवेयर निकालकर नया लगा सकते हो। पावर प्लांट 25 साल चलते हैं। शासन में लगा संघाई इलेक्ट्रिक का बॉयलर 2035 तक चाइनीज स्पेयर पार्ट्स मांगेगा। मुंद्रा में लगा बीजिंग बेंजोंग का जनरेटर 2040 तक चाइनीज आफ्टर सेल सर्विस पर डिपेंडेंट रहेगा। मोदी सरकार 2014 में आती है, लेकिन 2010 में लगा चाइनीज बॉयलर 2035 तक चाइनीज है। ये डैमेज डिकेड्स में मेजर होता है। ट्रेड, नेवी, टेलीकॉम, पावर, 4 डोमेन, एक ही पैटर्न। वाजपेयी ने यूपीए को स्ट्रेटेजिक मोमेंटम दिया, यूपीए 1 ने उसे मेंटेन किया, एक्सपेंड नहीं किया। यूपीए 2 ने पोस्ट एमओयू, यूपीए 2 ने हर डोमेन में रिवर्स कर दिया। ये एक्सीडेंट नहीं है, कोई इंसिडेंट एक बार होता है लेकिन पैटर्न 2 बार। दोस्तों, ये 18 साल लंबी कंसिस्टेंसी है। कोई इंसिडेंट से ये पैटर्न प्रोड्यूस नहीं होता, पोस्चर से होता है। उस पोस्चर का एक नाम है और वो नाम एक एमओयू में है। ट्रेड, नेवी, टेलीकॉम, पावर, 4 डोमेन्स, एक ही पैटर्न। लेकिन ये पैटर्न सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं था, ये एक बड़ा इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का हिस्सा था। फॉरेन फंडेड इकोसिस्टम जो इंडियन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाता आया है पिछले 25 सालों से। नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, 3 अलग फंडर्स, 3 अलग ज्योग्राफीज, लेकिन एक ही रिजल्ट। ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लेम्स अब मैं आपको बताने वाली हूं वो सबसे अग्रेसिव है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी द पैम्फलेट के एडिटोरियल डेस्क की है। दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे। पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक डिस्क्लोजर्स, न्यूज सोर्सेस, गवर्नमेंट फाइलिंग्स, इन्फेरेंस आपकी है, कंक्लूजन आपका है। हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स लाते हैं। ये मॉड्यूल 3 पिलर्स में है। नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, 3 अलग फंडर्स, तीनों के शायद अलग अलग मोटिवेशंस, लेकिन रिजल्ट एक ही रहा है। भारत का हर स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट नॉर्क्स हाइड्रो उत्कल 2001 से ग्रेट निकोबार 2026 तक यही इकोसिस्टम रोकता आया है और कांग्रेस हर बार इसी इकोसिस्टम के साथ खड़ी होती आई है। चलिए देखते हैं इसे। साल 2000 उड़ीसा के मैकंच गांव में पुलिस फायरिंग होती है। 3 ट्राइबल मारे गए। नॉर्वेजियन कंपनी नॉर्क्स हाइड्रो को उत्कल एल्यूमिना प्रोजेक्ट 1992-93 में कंसीव हुआ था। नॉर्क्स हाइड्रो टाटा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी इंडल और कैनेडियन एल्केन का जॉइंट वेंचर। इसके लिए बॉक्साइट एक्सट्रैक्शन लाइसेंस 1997 में मिला। दिसंबर 2000 की मैकंच फायरिंग के बाद एक कैंपेन चलाया गया। नॉर्वेजियन चर्च एड, नॉरवॉच, सर्वाइवल इंटरनेशनल, एग्रगैमी। कुछ ही महीने में नॉर्क्स हाइड्रो और टाटा दोनों ने विड्रॉ कर लिया। प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया। इंटेल हिंडल्को में मर्ज हुआ 2004 में। 2008 तक हिंडल्को 100% ओनर रहा। प्रोजेक्ट फाइनली लंजीगढ़ स्टाइल स्केल पर ऑपरेशनल हुआ 2013-14 में, 15 साल लेट। ये शुरुआत है। देखिए, नॉर्क्स हाइड्रो नॉर्वे की अपनी कंपनी थी, उसे भी नहीं बचाया। एक पैटर्न टेस्ट हो रहा था और वो था एंटी माइनिंग मोबिलाइजेशन, जिसका टारगेट भविष्य में कोई भी हो। साल 2003 से 2007 वेदांता नियमगिरी लांजीगढ़ प्रोजेक्ट डेवलप करता है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी 2007 तक ऑपरेशनल होता है। बॉक्साइट माइनिंग का इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलता है 2008 में। अब ध्यान से सुने, इससे एग्जैक्ट विंडो में एक स्ट्रक्चरल फैक्ट पब्लिक डोमेन में है। नॉर्वे की सरकार नॉर्क्स हाइड्रो की डायरेक्ट शेयर होल्डर है। 34.3% मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड फिशरीज के थ्रू, 6.5% फॉल्के ट्रिक्ट फॉन्डा, गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे के थ्रू। टोटल नॉर्वेजियन स्टेट स्टेक नॉक्स हाइड्रो में लगभग 41%। ये नॉक्स हाइड्रो की अपनी शेयर होल्डर लिस्ट पर पब्लिक डिस्क्लोजर है। नॉक्स हाइड्रो नॉर्वे की प्रिंसिपल एल्यूमिनियम कंपनी है और 2024 में नॉर्वे की सरकार ने नॉक्स हाइड्रो में अपना स्टेक 40.5% कर दिया। क्यों? अपने ही फॉर्मल स्टेटमेंट में इसे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट बताते हुए। नॉर्वे की सरकार एल्यूमिनियम को अपना स्ट्रैटेजिक नेशनल एसेट मानती है। यह नॉर्वे की सरकार की पब्लिक पोजीशन है।
दोस्तों एक बात साफ कर देते हैं, वेदांता का लांजीगढ़ रिफाइनरी ऑपरेशनल है, साल 2007 से चल रहा है। दिसंबर 2025 में वेदांता ने अनाउंस किया लांजीगढ़ रिफाइनरी की कैपेसिटी 5 मिलियन टन पर एनम है। चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिना रिफाइनरी। भारत का 38% एल्यूमिना प्रोडक्शन अकेले लांजीगढ़ से आता है। तो क्या नियमगिरी ब्लॉक होने से वेदांता बंद हो गया? नहीं, लेकिन क्या वेदांता को कॉस्ट डिसएडवांटेज उठाना पड़ा? हाँ, 16 साल तक कैप्टिव नियमगिरी बॉक्साइट की जगह वेदांता को उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन से, ई ऑक्शन से और इंपोर्ट से बॉक्साइट खरीदना पड़ा मच हायर कॉस्ट पर। सिजीमाली बॉक्साइट माइन वेदांता का नेक्स्ट कैप्टिव बॉक्साइट सोर्स अभी Q4 2026 में ऑपरेशनल होने जा रहा है, 16 साल बाद। पब्लिक बिजनेस रिकॉर्ड्स में वेदांता के फाइनेंशियल ईयर 17 के हॉट मेटल कॉस्ट एस्टिमेट्स थे बिलो $1400 पर टन। फुल इंटीग्रेशन के साथ फाइनेंशियल ईयर 21 में झारसुगुड़ा स्मेल्टर पर एक्चुअल फिगर था $1304 पर टन। ग्लोबल लो कॉस्ट स्मेल्टर्स पर्शियन गल्फ, रशिया, कनाडा, आइसलैंड, साउथ अफ्रीका सब 1100 से $1450 के बैंड में है और नॉर्सॉक हाइड्रो अपने लो कॉस्ट हाइड्रो पावर एडवांटेज पर इसी बैंड में ऑपरेट करता है। ये इंडस्ट्री एनालिस्ट कंसेंसस है। तो स्ट्रक्चरल काउंटर फैक्चुअल ये है, अगर नियमगिरी 2008 में ही क्लियर हो जाता तो वेदांता ग्लोबल लो कॉस्ट प्रोड्यूसर्स के बराबर नॉर्थ हाइड्रो के साथ डायरेक्ट कंपटीशन में रहता। ये स्ट्रक्चरल फैक्ट है, आप इससे सहमत हो या ना हो, लेकिन ये फैक्ट चेंज नहीं होता दोस्तों। नवंबर 2007 नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड वेदांता को अपने इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स से एक्सक्लूड करता है। रीजन साइटेड नियमगिरी और लांजीगढ़ पर इन्वायरमेंटल डैमेज। नॉर्वे सबसे पहला सबसे अग्रेसिव सॉवरेन वेल्थ फंड था जो वेदांता के खिलाफ खड़ा हुआ। और 18 अक्टूबर 2007 एरिक सोलहिम नॉर्वे के इन्वायरमेंट मिनिस्टर बनते हैं। ये ध्यान से सुने, सेम एरिक सोलहिम की 3 स्टेज ट्रैजेक्टरी है। 2007 से 2012 नॉर्वे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वही विंडो जब GPFG वेदांता को एक्सक्लूड कर रहा था। 2016 से 2018 UNEP एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नवंबर 2018 में UN की इंटरनल ऑडिट के बाद UNEP हेड का रोल छोड़ते हैं। बेल्ट एंड रोड प्रमोशन एक की कंसर्न था ऑडिट में। 2019 के बाद बीजिंग ने बेल्ट एंड रोड ग्रीन डेवलपमेंट कोलिशन के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट 7 चाइनीज यूनिवर्सिटीज में ऑनररी प्रोफेसर सिंगवा, फ्यूडन, जियाटोंग शंघाई, शेंगडू, साउथ ईस्ट नैनजिंग, HKUST ग्वांजो। 2024 में चाइनीज गवर्नमेंट फ्रेंडशिप अवार्ड। नॉर्वे इन्वायरमेंट मिनिस्टर जब GPFG वेदांता को एक्सक्लूड कर रहा था, UN इन्वायरमेंट चीफ जब स्टेलाइट का इशू उठा रहा था, बीजिंग का बेल्ट एंड रोड एडवोकेट आज एक ही इंसान, 3 स्टेज ट्रैजेक्टरी। साल 2008 राहुल गांधी नियमगिरी जाते हैं, पब्लिक रैली में कहते हैं ये प्रोजेक्ट यहां नहीं चलेगा। और उसी 2008 के अगस्त में सेम राहुल गांधी बीजिंग में CPC के साथ MOU साइन करते हैं। नियमगिरी से बीजिंग तक एक ही महीने में एक ही इंसान। साल 2010 फरवरी चर्च ऑफ इंग्लैंड वेदांता से डाइवर्स्ट करता है। साल 2010 अगस्त जयराम रमेश यूपी एनवायरमेंट मिनिस्टर वेदांता का फॉरेस्ट क्लियरेंस कैंसिल करते हैं। फॉरेन फाइनेंशियल प्रेशर फरवरी में, इंडियन गवर्नमेंटल एक्शन अगस्त में। 6 महीने बाद दोस्तों साल 2013 नॉर्वे काउंसिल ऑन एथिक्स फिर एक्सक्लूजन एक्सटेंड करती है सेसा स्टेलाइट तक। साल 2017 और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुलाई 2017 डोकलम स्टैंड ऑफ एक्टिव है। बीच में राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर लुआ जोहुए से चुपके से मिलते हैं। चाइनीज एम्बेसी मीटिंग कंफर्म करता है अपनी वेबसाइट पर, सुरजेवाला एडमिट करते हैं। डोकलाम खत्म होता है 28 अगस्त 2017 को। एक हफ्ते से पहले 25 अगस्त 2017 राहुल गांधी नॉर्वे पहुंचते हैं। वीक लॉन्ग विजिट नॉर्वे एम्बेसी ने खुद कंफर्म किया। और ओस्लो में वो किससे मिले? युंग वेस लंगस्टा, नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल के हेड से, वही GPFG जिसने 2007 में वेदांता को एक्सक्लूड किया था।
डोकलाम के बीच 1 महीने के अंदर 2 मीटिंग्स, चाइनीज एम्बेसडर, नॉर्वे फॉरेन वेल्थ फंड हेड, एक ही इंसान, एक ही विंडो, एक ही पैटर्न। दूसरा पिलर सर्वाइवल इंटरनेशनल, लंदन बेस्ड एनजीओ, 1969 में फाउंडेड, रॉबन हैनबरी टेनिसन को फाउंडर, ईटन और ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड, क्लासिक ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट बैकग्राउंड, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी काउंसिल मेंबर, कंट्री साइड अलायंस के फॉर्मर सीईओ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है पर्सनली, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का लीडरशिप पैटर्न देखने लायक है। स्टीफन कोरी, डायरेक्टर फ्रॉम 1984 टू 2021, 37 साल, और 1993 से आज तक फ्री टिबेट कैंपेन के चेयरमैन, बोर्ड में एक्टिव। सर्वाइवल इंटरनेशनल ने किस किस को टारगेट किया? नॉर्स्क हाइड्रो उत्कल 2000-2001, नॉर्स्क हाइड्रो हटा। वेदांत नियमगिरी 2007-2013, वेदांत फॉरेस्ट क्लियरेंस कैंसिल हुआ। स्टरलाइट टूटिकोरिन 2018, प्लांट परमानेंटली क्लोज्ड। ग्रेट निकोबार 2024-2026, प्रोजेक्ट अंडर अटैक। 4 प्रोजेक्ट्स, 25 साल, 1 एनजीओ, सब इंडियन। लेकिन दोस्तों एक सवाल पूछे, सर्वाइवल इंटरनेशनल दुनिया भर के ट्राइबल पीपल्स का एनजीओ, ये चाइना के बारे में क्या कहता है? चाइना ने तिब्बत में हजारों ट्राइबल विलेजेस डिस्प्लेस किए, शिनजियांग में उइगुर ट्राइब्स की धरती हड़प ली, बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के थ्रू पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका, हर जगह ट्राइबल लैंड्स बुलडोज हुए हैं। सर्वाइवल इंटरनेशनल का तिब्बत पर क्या कैंपेन है? शिनजियांग पर, बीआरआई डिस्प्लेसमेंट पर? साफ जवाब, बहुत लिमिटेड। एक एनजीओ जिसका डायरेक्टर खुद फ्री तिब्बत कैंपेन का चेयरमैन है, 1993 से 2024 तक, उसने इंडियन प्रोजेक्ट्स पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स लिखे हैं। चाइनीज स्टेट एक्शंस पर उसकी चुप्पी है। फंडिंग मॉडल भी देखने लायक है। सर्वाइवल इंटरनेशनल अपने ही स्टेटमेंट में कहता है गवर्नमेंट फंडिंग एक्सेप्ट नहीं करते, सिर्फ प्राइवेट डोनेशंस, यानी डोनर बेस अनडिस्क्लोज्ड है। इंडियन एजेंसीज भी नहीं पता कर पाई हैं कि फंडिंग कहां से आती है। नियत अलग अलग हो सकती है दोस्तों, सिलेक्टिविटी डॉक्यूमेंटेड है। तीसरा पिलर OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क। फंडर्स कौन है? पब्लिक रिकॉर्ड पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, USAID, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन। ये OCCRP की खुद की डिस्क्लोज्ड फंडर लिस्ट है। 24 जनवरी 2023, हिंडनबर्ग रिसर्च, न्यूयॉर्क बेस्ड शॉर्ट सेलर अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पब्लिश करता है, स्टॉक क्रैश, बिलियंस ऑफ मार्केट कैप विप्ड आउट। 31 अगस्त 2023, OCCRP अडानी फॉलो अप रिपोर्ट पब्लिश करता है। डेट ध्यान से सुनिए, डेज बिफोर G20 न्यू दिल्ली समिट, डेज बिफोर IMEC अनाउंसमेंट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अडानी के हाइफा पोर्ट पर एंकर्ड है। अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स ये, yet another concerted bid by Soros funded interest, supported by a section of the foreign media to revive the meritless Hindenburg report. 9 से 10 सितंबर 2023, G20 दिल्ली समिट, IMEC अनाउंसमेंट, मोदी, बाइडेन, MBS, EU लीडर्स स्टेज पर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर अनाउंस करता है। मेडिटेरियन एंकर, हाइफा पोर्ट, अडानी का। ये टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोरियोग्राफी है। और कांग्रेस क्या कर रही थी अगस्त सितंबर 2023 में? जयराम रमेश OCCRP रिपोर्ट को एम्पलीफाई कर रहे थे, राहुल गांधी JPC डिमांड कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, बिल्कुल हिंडनबर्ग जैसे। और एक और फैक्ट देखिए, OCCRP की 31 अगस्त 2023 अडानी रिपोर्ट का लीड इंडियन बायलाइन था आनंद मगनाले। मगनाले का ऑफिशियल टाइटल OCCRP साउथ एशिया एडिटर। ये पब्लिक रिकॉर्ड है लाइव लॉ और OCCRP की अपनी प्रेस रिलीज में। अब मगनाले की प्रोफेशनल हिस्ट्री देखिए। मई 2024 में इंडियन अथॉरिटीज ने मगनाले को समन किया क्वेश्चनिंग के लिए, alleged involvement in terrorism in connection to his work with NewsClick के बारे में। ये कोर्ट कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की दिसंबर 2024 की पब्लिक रिपोर्टिंग से है। CPJ एक ग्लोबली क्रेडिबल प्रेस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन है। न्यूज़क्लिक वो इंडियन पोर्टल जिसके खिलाफ अक्टूबर 2023 में UAPA केस फाइल हुआ था। इंडियन एजेंसीज की ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में फाउंडर प्रबीर पुरख्यास्त्या को अरेस्ट किया गया था, बाद में बेल में। तो हमारे पास 3 डॉक्यूमेंटेड पब्लिक रिकॉर्ड फैक्ट्स हैं।
एक OCCRP की अडानी रिपोर्ट का लीड इंडियन बायलाइन मगनाले था। 2 मगनाले का न्यूज़ क्लिक के साथ प्रोफेशनल कनेक्शन इंडियन अथॉरिटीज ने मिड 2024 में इन्वेस्टिगेट किया टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस के अंडर। 3 न्यूज़ क्लिक पर UAPA केस अक्टूबर 2023 से ऑनगोइंग है। ये 3 अलग अलग इंडिपेंडेंटली सोर्स्ड पब्लिक रिकॉर्ड फैक्ट्स हैं, इनका कोई संबंध है OCCRP की अडानी कैंपेन और न्यूज़ क्लिक की UAPA इन्वेस्टिगेशन के बीच, ये आप व्यूअर डिसाइड कीजिए। हम सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स लाते हैं। और एक और फंडर ओवरलैप, सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस चेयरमैन ऑफ राहुल गांधी के लॉन्ग टाइम एडवाइजर। पित्रोदा ने एक US बेस्ड NGO चलाया है, ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव GKI की पब्लिकली डिस्क्लोज्ड फंडिंग सोर्सेज में USAID, रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। OCCRP की पब्लिकली डिस्क्लोज्ड फंडिंग सोर्सेज में USAID, ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस, रॉकफेलर ब्रदर्स फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन है। फंडर ओवरलैप विजिबल है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के अपने पब्लिक डिस्क्लोजर्स में। ये एक डॉक्यूमेंट्री फैक्ट है, इसका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये व्यूअर डिसाइड करेगा। 3 पिलर्स, एक रिजल्ट, लेकिन ये सब हिस्टोरिकल पैटर्न है। सवाल अब ये है कि क्या 2008 का MOU आज भी ऑपरेशनल है? डोकलाम, गलवान, अडानी, ग्रेट निकोबार, पब्लिक रिकॉर्ड क्या कहता है? इसका जवाब फिर से आपको यश रावत देंगे। दोस्तों 2008 MOU ऑपरेशनल है या नहीं? पब्लिक रिकॉर्ड पर 4 एपिसोड्स हैं पोस्ट 2014 नेम डेट कोड के साथ। 16 जून 2017 डोकलाम, इंडियन ट्रूप्स क्रॉस इनटू भूटानीज टेरिटरी टू हॉल्ट चाइनीज रोड कंस्ट्रक्शन। अगर वो रोड बन जाता, सिलीगुड़ी कॉरिडोर नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ने वाला बॉटलनेक पर PLA के ऑब्जर्वेशन पॉइंट बन जाता। 73 दिन स्टैंड ऑफ। 1986-87 के बाद सबसे सीरियस साइनो इंडियन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन। स्टैंड ऑफ के बीच जुलाई 2017 में राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर लुओ जाओई से चुपके मिलते हैं चाइनीज एम्बेसी में। पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स सरफेस करती हैं, कांग्रेस डिनाइज। सुरजेवाला कहते हैं ये प्लांटेड है भक्त चैनल से। घंटे के अंदर चाइनीज एम्बेसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर मीटिंग कंफर्म करती है। पोस्ट बाद में डिलीट होता है, सुरजेवाला को एडमिट करना पड़ता है। इंडियन ऑपोजिशन लीडर, हॉस्टाइल फॉरेन पावर का एम्बेसडर, एक्टिव मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के बीच सीक्रेट मीटिंग, अपनी पार्टी के स्पोक्सपर्सन से छुपाई गई बात चाइनीज स्टेट ने खुद बाद में कंफर्म किया। ये कंसल्टेशन फ्रेमवर्क ऑपरेशनल होने का डेफिनेशन है। 15-16 जून 2020 की रात गलवान वैली हैंड टू हैंड कॉम्बैट, 20 इंडियन सैनिक किल्ड इन एक्शन। चाइनीज कैजुअलिटीज बीजिंग ने कभी डिस्क्लोज नहीं किए। इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स 35 to 45 मारे गए। 72 घंटे के अंदर अधीर रंजन चौधरी, लीडर ऑफ कांग्रेस इन लोकसभा, ट्वीट करते हैं कि इंडियन आर्मी नोज हाउ टू डिफैंग द वेनमस स्नेक्स। ट्वीट डिलीट हो जाता है। हिंदी लैंग्वेज प्रेस रिपोर्ट्स, चौधरी को बताया गया मैडम इज एंग्री, डिलीट इट। उसी विंडो में 17 जून 2020 आनंद शर्मा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट @आनंद शर्मा INC से पोस्ट करते हैं, द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिकॉग्नाइजेज एंड वैल्यूज द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज टू एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड लार्ज इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, बोथ कंट्रीज आर डेस्टिन्ड टू मेक अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द 21st century. 20 Indian soldiers were dead in less than 72 hours. Sitting member of the parliament, इंडिया की प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, ट्वीट आज भी इंटरनेट आर्काइव्स में अवेलेबल है। आनंद शर्मा 2008 के बीजिंग डेलीगेशन में इंडियन साइड से थे। ये 2 फैक्ट्स हैं, इन दोनों का क्या संबंध है ये आप डिसाइड कीजिए। और अब April 2026, Great Nicobar. Same Survival International, same Greenpeace, same Amnesty International, same Delhi-based commentariat, same English language media organs. जयराम रमेश का कैंपेन 17 जून 2024 से चल रहा है। सोनिया गांधी ने प्रोजेक्ट को प्लांट मिस एडवेंचर कहा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फॉर्मल ऑपोजिशन अडॉप्ट किया और 28 अप्रैल 2026 को राहुल गांधी खुद कैंपबेल बे पहुंचते हैं। 29 अप्रैल को वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, 5 क्लेम्स करते हैं। हम उन
5 क्लेम से शुरू हुए थे, अब 25 साल का पैटर्न देखने के बाद वो 5 क्लेम्स एक नई रोशनी में दिखते हैं। ये पर्यावरण एक्टिविज्म नहीं है, ये ट्राइबल राइट्स एडवोकेसी नहीं है, ये एक 25 साल लंबी कंसिस्टेंट पोस्चर है। पोस्चर का एक्सप्लेनेशन एक एमओयू में है। एमओयू 7 अगस्त 2008 का है और वो एमओयू पब्लिक नहीं हुआ है। दोस्तों, हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने हमारा साथ दिया है, लेकिन मैं एक बात आखिर में कह देना चाहती हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री किसी एक व्यक्ति पर चार्जशीट नहीं है, ये एक पैटर्न पर डॉक्यूमेंट्री है। पैटर्न डॉक्यूमेंटेड है, पैटर्न पब्लिक रिकॉर्ड पर है। पैटर्न का एक्सप्लेनेशन एक ऐसे डॉक्यूमेंट में है जो 18 साल से छुपाया गया है। राहुल गांधी ने अप्रैल 29, 2026 को 5 क्लेम्स किए थे। हमने देखा 5 के 5 झूठ। अडानी ने प्रोजेक्ट नहीं पाया है अभी तक। एनजीटी ने प्रोजेक्ट क्लियर किया है अंडर सेफगार्ड्स। 1969 में सेम कांग्रेस जो सेटलर्स बसा रही थी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, आज वो सेम सेटलर्स को विक्टिम्स बता रही है। नेवल एक्सरसाइजेस के चलते रूटीन नोटिम को प्रोसिक्यूशन बताना, ये फैक्ट नहीं, ये नैरेटिव है। और बिगेस्ट स्कैम का शब्द 5 लाख करोड़ के डॉक्यूमेंटेड यूपीए एरा स्कैम्स के सामने इस्तेमाल करना, ये तो डिसइंफॉर्मेशन है। लेकिन ये 5 झूठ अकेले नहीं है, ये एक 18 साल लंबी कंसिस्टेंसी का हिस्सा है। ट्रेड डेफिसिट 33 गुना ग्रो हुआ, इंडियन नेवी का चीफ रिजाइन हुआ, टेलीकॉम बैकबोन चाइनीज हो गया, भेल का मार्केट शेयर कोलैप्स हुआ, 40% थर्मल कैपेसिटी चाइनीज इक्विप्ड हो गई। डोकलाम के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई, गलवान के 72 घंटे बाद लव लेटर बीजिंग को गया और हर इंडियन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट के खिलाफ एक फॉरेन फंडेड इकोसिस्टम एक्टिवेट होता रहा। नॉर्वे, ओसीसीआरपी, सर्वाइवल इंटरनेशनल, अलग फंडर्स लेकिन एक रिजल्ट। ये सवाल अब पार्लियामेंट में पूछने का वक्त आ गया है। जेपी नड्डा ने 2020 में डिमांड की थी, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। कांग्रेस ने 18 सालों में एमओयू का टेक्स्ट रिलीज नहीं किया। अब इस वीडियो से एक बात करनी है, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपने किसी एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसने राहुल गांधी का वीडियो देखा था। एक शेयर, एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड, एक आरटी। दूसरा, अपने एमपी को लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है, डिमांड कीजिए 2008 एमओयू का टेक्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस पर रिलीज हो। जेपी नड्डा की डिमांड को आगे बढ़ाइए। तीसरा, अगली बार जब कोई भी इंडियन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट, चाहे ग्रेट निकोबार हो, डिफेंस प्रोक्योरमेंट हो या कुछ और, स्कैम बोला जाए तो पूछिए सेम इकोसिस्टम ने ये स्क्रिप्ट कब कब यूज किया है। स्टेलाइट पर, नियमगिरी पर, नॉक्स हाइड्रो पर 2001 में। पैटर्न को पहचानिए। दोस्तों, 2008 का सीक्रेट अब सीक्रेट नहीं रहा, पैटर्न अब पैटर्न नहीं रहा, प्रूफ बन गया है। अब फैसला आपका है। जय हिंद।